जादू कहानियाँ। एक सड़क दुर्घटना में निधि और शिवांश के माता पिता का देहांत हो गया। दोनों बच्चों के माता पिता की मरने की खबर सुनकर उनकी चाची परेशान हो गई। अरे तुम चिंता क्यों करती हो माया? मैंने वकील साहब को बुला लिया है, 1-2 दिन में आ जाएंगे। फिर भैया की दुकान और मकान सबका हिसाब वो हमें समझा देंगे। जो रुपए मिलेंगे उनको बच्चों के बैंक में जमा कर दूंगा मैं। इन बच्चों से छुटकारा पाने का रास्ता तो ढूंढना ही होगा। माया तो जायदाद के चक्कर में बच्चों की देखभाल कर रही थी। राघव जी, वसीयत के मुताबिक मोहन की जायदाद के ये दोनों बच्चे मालिक हैं और बड़े होने तक इनकी सारी जायदाद की देखभाल आप करेंगे। वैसे वकील साहब, बच्चों को, अब मेरा मतलब है इन बच्चों को कुछ हो जाए या कोई परेशानी हो तो ये जायदाद किसके पास जाएगी? तो जायदाद मुमकिन है आप लोगों को ही मिलेगी। माया, तुम सोच समझकर तो बोला करो। अब मेरा वो मतलब नहीं था। भगवान ना करे बच्चे बड़े होकर किसी बुरी संगत में पड़ गए तो जायदाद उन्होंने बर्बाद कर दी तो मैं इन दोनों की माँ की तरह ही देखभाल करूँगी और बड़े होकर ये अपने माँ पिता की जायदाद उड़ा दे, मेरी ना सुने। ये बात भी सही है। अब आप ही उनके माता पिता हैं। अब इन्हें अच्छे संस्कार और अच्छी संगति आपने ही देनी है। अच्छा, मैं चलता हूँ, नमस्ते। वकील के जाने के बाद माया दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने की कोशिश करती है और उसे जल्द ही मौका मिल जाता है। माया, मैं ऑफिस के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, कल तक वापस आ जाऊँगा। आपने भी आज ही जाना था। आपको पता है ना, गांव में मेला लगने वाला है। हम सब मिलकर मेला देखने चलते, कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं माया, मैंने टांगे वाले से बात कर ली है। वो तुम सबको रौनकपुर छोड़ आएगा। फिर तुम वहाँ से शाम तक वापस आ जाना। बच्चे मेले में घूम लेंगे। मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम अपना काम करके आओ, बच्चों को मैं घुमा लूंगी। निधि, शिवांश, रोली, गौरव, तुम चारों तैयार हो जाओ, मैं तुम सबको मेला घुमाने ले जाऊंगी। राघव अपने काम से चला जाता है और माया बच्चों को मेला ले जाती है। यही अच्छा मौका है, मैं बच्चों को यहीं छोड़ देती हूँ। यहाँ भीड़ में इनको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। यह अपने आप इधर उधर कहीं खो जाएंगे। शिवांश, निधि, तुम दोनों वो सामने झूला झूलो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए आइसक्रीम खरीद कर लाती हूँ। रोली, गौरव, चलो तुम दोनों मेरे साथ आइसक्रीम खरीदने चलते हैं। पर मम्मी, मुझे झूला झूलना है। हाँ मम्मी, मुझे भी। चुपचाप मेरे साथ आइसक्रीम लेने चलो, मैं अकेले थोड़ी जाऊंगी। माया बच्चों को लेकर घर आ जाती है। बच्चों के पूछने पर वो बहाना कर देती है। वहाँ निधि और शिवांश माया को पूरे मेले में ढूंढने लगते हैं। उन दोनों को माया कहीं पर भी नजर नहीं आती। बच्चे रोने लगते हैं। धीरे धीरे मेला भी खत्म होने लगता है। दोनों भाई बहन बाहर आने लगते हैं। आते जाते लोग उनको देख रहे थे, पर कोई भी उनके पास नहीं रुक रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आती है। बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अम्मा जी, हम अपनी चाची जी के साथ मेला देखने आए थे, पर चाची जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। अब हम घर कैसे जाएंगे? चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगी। मैं एक जादूगरनी हूँ और यहाँ मेले में जादू दिखाती हूँ। मेरे पास ये जादुई गोला है, इसमें मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा घर कहाँ है। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। बूढ़ी जादूगरनी अपने थैले में से कांच की गेंद निकालती है। उस गेंद में उनका घर दिख जाता है। बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। फिर बूढ़ी जादूगरनी हवा में हाथ घुमाती है। उसके सामने जादुई चूल्हा आ जाता है। बच्चों, बताओ क्या खाओगे?
इस जादुई चूल्हे से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में? अम्मा जी, फिर तो मुझे बहुत सारी रसमलाई खानी है। मैंने काफी टाइम से खाई नहीं। दादी माँ, मुझे नूडल्स खानी है। ठीक है, तो देखो मेरा जादू। जादुई चूल्हा जल जाए, ठंडी रसमलाई बन जाए, जादुई चूल्हा जल जाए, गर्मा गर्म नूडल्स बन जाए। जादूगरनी के बोलते ही जादुई चूल्हे के जादू से बर्तन में खाना बनने लगा। दोनों भाई बहन ये सब देखकर बहुत खुश थे। दोनों ने भर पेट खाना खाया। बच्चों, अब मैं एक चुटकी बजाऊंगी और तुम अपने घर पहुंच जाओगे। और मैं तुम्हें ये चूल्हा उपहार में दे रही हूँ। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम इस चूल्हे से कुछ भी मांगोगे वो बनकर तैयार हो जाएगा। चलो, अब मैं तुम्हें घर पहुँचा देती हूँ। खूब खाओ, मौज उड़ाओ। अब तुम अपने घर को जाओ। जादूगरनी जैसे ही चुटकी बजाती है, शिवांश और निधि अपने घर में होते हैं। उन दोनों को देखकर माया हैरान हो जाती है। अरे, तुम दोनों वापस आ गए? मतलब तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया? चाची जी, हम मेले में आपको ढूंढ रहे थे। फिर हमें एक दादी माँ मिली, उन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया। चाची जी, हम तो बहुत डर गए थे। आप तो हमारे लिए परेशान हो गई होंगी ना? हाँ, मैंने भी तुमको बहुत ढूंढा, पर तुम दोनों मिले नहीं। मैं तो बस अभी पुलिस स्टेशन जा ही रही थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो, अब तुम लोग घर आ गए, वरना तुम्हारे चाचा जी बहुत परेशान हो जाते। निधि और शिवांश अपने कमरे में चले जाते हैं और उस चूल्हे को अपने संदूक में रख देते हैं। माया का सारा ध्यान इन दोनों भाई बहन पर था, इसीलिए उसने चूल्हे की तरफ नहीं देखा। अब माया दूसरा रास्ता सोचने लगी। ये सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब सीधे रास्ते से तो उनकी जायदाद मेरे पास नहीं आएगी, मुझे टेढ़ा ही बनना पड़ेगा। दोनों को भूखा प्यासा रखूंगी, सारे घर के काम करवाऊंगी, तो एक दिन कमजोर होकर मर ही जाएंगे। मैं भी देखती हूँ ये सारी जायदाद मेरी कैसी नहीं होती। मैं इनकी नौकरानी नहीं हूँ कि इनको पाल पोछ कर बड़ा करूँ और बड़े होकर ये अपनी जायदाद लेकर अलग हो जाए और मजे उड़ाए। अगले दिन से माया ने सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया। वो निधि और शिवांश को बहुत तंग करती थी। वो उनसे घर के सारे काम करवाने लगी और उन्हें भूखा प्यासा भी रखने लगी। लेकिन इस बारे में राघव को कुछ भी पता नहीं था। निधि दीदी, चाची जी को क्या हो गया है? वो हमसे अच्छे से बात क्यों नहीं करती और हमें खाने को भी कुछ नहीं देती? मुझे तो बहुत भूख लगी है दीदी। तो चिंता मत कर शिवांश, हमारे पास वो दादी माँ का दिया चूल्हा है ना, मैं अभी संदूक से निकालती हूँ, फिर हमें ढेर सारा खाना मिल जाएगा। निधि संदूक में से चूल्हा निकालती है और दोनों मिलकर ढेर सारा पकवान खाते हैं। अब जब भी दोनों घर का काम करके थक जाते तो जादुई चूल्हे में बने खाने को खाकर पेट भर लेती। एक दिन माया की नजर उन पर पड़ी। दोनों खाना खा रहे थे, तभी वो उनके पास आकर गुस्से से पूछती है, तुम्हें ये चूल्हा कहाँ से मिला? मैं तो तुम्हें भूखा रखती हूँ। अच्छा, तो तुम इस चूल्हे पर बनाकर खाना खाते हो? चाची जी, ये जादुई चूल्हा है। ये हमें दादी माँ ने दिया था, जो हमें मेले में मिली थी। इस चूल्हे से जो भी मांगो मिल जाता है। तो ये बात है, अब ये जादुई चूल्हा मेरे पास रहेगा। तुम दोनों भूखे रहोगे। चलो जाकर घर का काम करो, तब तक मैं इससे खाना मांगती हूँ। ओ जादुई चूल्हे, जल्दी से मुझे बिरयानी बना कर दे। अचानक उस चूल्हे में आग लगती है और उड़कर माया के पास आने लगता है। इतनी देर में राघव भी घर आ जाता है और वो ये सारा नजारा देख लेता है। बचाओ बचाओ, मैं जल जाऊंगी, मुझे बचाओ। तुमने इन मासूमों को बहुत सताया है। बिन माँ बाप के बच्चे तुम्हें अपनी माँ सम्मान मांगते हैं और तुम इन्हें भूखा प्यासा रखकर सारे काम करवाती हो। तुम इन्हें मेले में अकेला छोड़ आई ताकि बच्चे कहीं खो जाए
आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। माया, तुमने मेरे पीठ पीछे भैया भाभी के बच्चों के साथ इतना बुरा किया। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं इन्हें माँ का प्यार दूंगी। जादू चूल्हे, हमारी माँ को छोड़ दीजिए। उनसे गलती हो गई है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर जादू चूल्हा माया को छोड़ देता है और माया दोनों बच्चों को गले से लगाती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर उस दिन के बाद से माया अपने बच्चों के साथ निधि और शिवांश को भी बहुत प्यार करती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। अरे भाई कांता, क्या है ये? सुबह 1 कप चाय की जगह आधा कप चाय और खाने में आधा कटोरी सब्जी, ये सब हो क्या रहा है? सब बचत हो रही है जी। कम खाना ही सेहत के लिए अच्छा होता है और ज्यादा चाय भी नुकसान करती है ना। सास बहू की ये अनमोल विचार सुनकर होशियार सिंह दंग रह जाता है। कंजूसी को बचत नहीं कहते। ढंग से खाएंगे पिएंगे नहीं तो ये शरीर कैसे चलेगा? बाबूजी ठीक कह रहे हैं। खाने पीने में कंजूसी करना ठीक नहीं है। तू चुप कर बेटा। क्या ठीक है क्या नहीं मैं सब जानती हूँ। हाँ, कांता कंजूस थी तो रेखा महाकंजूस। दोनों सास बहू मसल मसल कर पैसा खर्च करती थी और पैसा बचाने के चक्कर में हमेशा उल्टे सीधे काम किया करती थी। एक एक चीज 100 बार तोलकर और 1000 बार भाव करके खरीदती थी। एक दिन कांता सब्जी वाले से पूछती है, अरे भैया बैगन क्या भाव दिए? 40 का 1 किलो है। राम राम, इतने महंगे बैंगन। अरे बैंगन बेच रहा है या सोना? सही सही भाव लगा ले। कितना बैंगन लोगी माँ जी? अरे ज्यादा नहीं, बस 1 बैंगन लूंगी। हैं? 1 बैंगन? चलो ले लो, 10 रुपए दे दो। नहीं नहीं, मैं तो बस 5 रुपए दूंगी। हाँ। सब्जी वाला कांता की कंजूसी देखकर हैरान रह जाता है और उससे 5 रुपए लेकर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस धरती पर कैसे कैसे कंजूस पैदा कर दिए तूने। इस बुढ़िया को कुछ अक्ल देना। गर्मी का मौसम चल रहा था। कांता और रेखा तो एसी की ठंडी हवा लेने के बारे में सपने में भी नहीं सोचते थे। गर्मियों में उन दोनों का तो हमसफर बस पंखा ही था। दोनों पंखे की गर्म हवा को ही कश्मीर की ठंडी हवा समझकर खुश रहते थे। बहू, लोग खामखा एसी लगवाकर बिजली का बिल बढ़ाते हैं। अरे काम तो पंखे से भी चल सकता है। क्यों, मैं ठीक कहती हूँ ना बहू? आप ठीक कह रही है माँ जी। पंखे से काम चल जाए तो एसी चलाकर फिजूल में बिजली क्यों चलाना? कांता और रेखा तो अपनी कंजूसी के कारण गर्मी में सड़ने पर भी एसी नहीं चलाते थे, मगर राघव और होशियार इस तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते थे। अचानक होशियार के कमरे का एसी बंद होने पर होशियार पूछता है, अरे ये एसी क्यों बंद हो गया? कांता, अरे देखो तो एसी को क्या हो गया? एसी को कुछ नहीं हुआ, एसी मैंने बंद कर दिया है। जब पंखे से काम चल सकता है तो एसी चलाकर बिल क्यों बढ़ाना? अरे चुप कर, एसी दिखाने के लिए नहीं चलाने के लिए लगाया है। और रही बात बिल की, वो हम भर देंगे, तुम क्यों चिंता करती हो? इधर कांता तो उधर रेखा, दोनों सास बहू को एसी अपने शौक से कम नहीं लगता था। अरे रेखा, बहुत गर्मी लग रही है, जरा एसी ऑन कर दो भाई। जब पंखा चल रहा है तो एसी क्यों चलाना? क्यों बेकार में बिजली का बिल बढ़ाने पर तुले हुए हो? आराम या सुविधा के लिए हम दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं। बिल हम भर देंगे, जाओ तुम एसी ऑन करो। हाँ,
एसी ऑन करूं? जब भारी बिल आएगा ना तब पता चलेगा। एक दिन बिजली कर्मचारी होशियार के घर बिजली का बिल लेकर आता है और कहता है, आपका बिजली का बिल। आ गया बिजली का बिल, लाओ दो। रेखा जैसे ही बिजली का बिल देखती है वो हैरानी और परेशानी से चीख उठती है, माँ जी गजब हो गया माँ जी। अरे बहू, ऐसा क्या गजब हो गया? माँ जी, बिजली का बिल आ गया है, पूरे 5,000 का बिल है। 5,000 का बिल सुनते ही कांता के सर पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ता है। बिल पर गुस्सा फोड़ते हुए कहती है, 5,000? इतना बिल? बहू, ऐसे तो हमारी कमाई बिल में ही निकल जाएगी। हाँ माँ जी, इसीलिए तो कहती हूँ कि कुछ करना चाहिए। इतना बिल तो हमारे बचत से बाहर है माँ जी। अरे पर तेरे ससुर और पति को कोई समझाए तभी ना। कौन समझाएगा उन लोगों को? ये सुनकर रेखा अपनी सास को एक तरकीब बताती है। माँ जी, क्यों ना हम एसी को खराब कर दे? अरे उससे क्या होगा, वो लोग मैकेनिक को बुलाकर ठीक करवा देंगे। हाँ माँ जी, ये तो है। फिर क्या करें माँ जी? तो क्या हम ऐसे ही बिजली वालों को अमीर बनाते रहे? अरे इतना ज्यादा बिजली का बिल तो मेरी नींद हराम कर देगा। इसके लिए तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। कांता एक दिन बाजार में जाती है तो उसे उसकी सहेली गोमती मिलती है। अरे कांता बहन, तुम सुनाओ कैसी हो? अरे क्या सुनाओ बहन, बिजली का बिल ने दिमाग खराब कर रखा है। पूरे 5,000 का बिल आया है, पर हमारा तो सिर्फ 500 रुपए आया है। ये सुनकर कांता हैरान हो जाती है और गोमती से पूछती है, तुम्हारे यहाँ एसी पंखे नहीं चलते होंगे, तभी तो इतना बिल आया होगा। अरे दो एसी दिन रात चलते हैं बहन, पर हमने अपने बिजली के मीटर की सेटिंग करा रखी है, इसीलिए तो इतना कम बिल आता है हमारा। मीटर की सेटिंग ये क्या होती है? तुझे भी करानी हो तो हमारे पास खास बिजली मैकेनिक है, वह तुम्हारे मीटर की भी सेटिंग कर देगा। हाँ। ये सुनकर कांता के तन बदन में खुशी की लहर उड़ती है और वह गोमती से कहती है, अरे तू उसे आज हमारे घर में भेज दे, इस काम में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भेज देती हूँ। गोमती बिजली मैकेनिक को कांता के घर भेज देती है। मैं उमेश, बिजली मैकेनिक। मैं जिस मीटर की सेटिंग करता हूँ, बिजली बिल बहुत कम आता है, पूरे 500 रुपए लूंगा। 500 रुपए का नाम सुनकर कांता और रेखा दोनों सास बहू के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है। दोनों हैरान होकर कहती है, 500 तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 400 दूंगी। ऐसे कैसे देंगी सासू माँ? मैं भी तो हूँ। सुनो भाई, 300 में कर दो, हम दोनों आपको दुआएं देंगी। हाँ। अरे ये तो बहुत कम है, पर कर देता हूँ। ये कहकर उमेश मीटर की सेटिंग कर देता है। अब आप बिजली बिल खत्म समझो। कुछ दिन बाद घर में बिजली का बिल आता है तो रेखा बिल देखते ही खुशी से झूम उठती है और कहती है, कमाल हो गया सासू माँ, बिजली का 500 रुपए बिल आया है। अरे ध्यान से देख, कहीं तू 5,000 को 500 तो नहीं समझ रही? बिल्कुल नहीं समझ रही सासू माँ, बिल 500 ही आया है। कांता बिल को अपने हाथों में लेकर देखती है। है तो सच में 500 रुपए ही। बहू, बात बन गई, अब तो पैसे की खूब बचत होगी। माँ जी, मीटर की सेटिंग काम आ गई। किस्मत से उन दोनों की बातें उनके पड़ोसन सुन लेती है। अच्छा, तो ये कांता बिजली की चोरी कर रही है, उड़ा लो मर्जी, कल ही जाती हूँ बिजली विभाग में। सुनीता ने बिजली विभाग वालों को कांता के बारे में खबर कर दी। फिर बिजली विभाग वालों ने कांता के घर छापा मार दिया, जिसमें मीटर की चेकिंग हुई, जिसमें साफ घोटाला नजर आया। देख लिया, तुम्हारी कंजूसी और बेवकूफी ने क्या किया। बेइज्जती तो करवाई ही, ऊपर से पूरे 60,000 रुपए का नुकसान भी करवा दिया। आज के बाद ऐसी कंजूसी भूल कर भी मत करना। बेवकूफी और कंजूसी में गलत काम करके पैसा बचाना कितना महंगा पड़ता है,
ये आज तुम समझ ही गई होंगी। उस दिन के बाद कांता और रेखा समझ जाती है कि बचत कंजूसी और लालच करके नहीं, बल्कि पैसों को सही ढंग से खर्च करने पर होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।